बेपनाह मोहब्बतों के लिए माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, जहां भी सिस्टम सुधारने वाले लोग बैठे हो। सबसे पहले तो बड़ी तादाद में यहाँ जो माएँ बहनें बैठी हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सुबह 9 बजे 10 बजे से यहाँ इकट्ठा हैं और तकरीबन 4 बजने वाले हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो नौजवान साथी बैठे हैं, सबका खैर मकदम। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता सुबोध काम सहाय जी, मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, शहजादा अनवर साहब, बंधु तिर्की साहब, विधायक अंबा जी, राजेश जी, इरफान अंसारी साहब, हाँ सईद भाई तो है ही, हमारे स्टेट के चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, झारखंड अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैर खान साहब, और इस कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा संजोने वाले, बड़ी मेहनत करने वाले बिहार अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी जी, और सबसे ज्यादा शुक्रिया के लफ्ज उनके लिए जिन्होंने मेरा जो एक ख्वाब है, मेरी जो एक कोशिश है, उसको अमली जामा पहनाया, अनवर अंसारी साहब। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी ठीक अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। हिरवा की ये तारीखी सरजमीन, क्योंकि इस सरजमीन से एक ऐसे शख्स का जुड़ाव, इस सरजमीन को एक ऐसे शख्स ने अपने खून पसीने से सींचा है, जिनकी कहानियां, जिनके किस्से, जिनके किए गए काम हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे। मरहूम अब्दुल रज्जाक साहब एक ऐसी शख्सियत कि आज जब उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे इस बात पर फख्र हो रहा था कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं जिन्होंने इस मिट्टी में अपने पसीने से, अपने खून से ऐसे ऐसे दरख्त बोए हैं कि वो आज फल फूल रहे हैं, तो न जाने कितने हजारों लोगों को साया दे रहे हैं और अपना फल दे रहे हैं। मैं खुशनसीब हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं, खुशनसीब हूं कि मैं मरहूम अब्दुल रज्जाक साहब के बारे में और उनके जो बेटे हैं, उनके जो नए काम है, उसको जानने समझने का मौका मुझे मिला। अनवर साहब से मेरी मुलाकात जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उसके कुछ दिन बाद हुई। मैं तलाश रहा था कि मुझे झारखंड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक अच्छा चेयरमैन बनाना है, तो मेरे पास तक इनका नाम आया। मैंने कोशिश की, मैंने इनसे बात की, बहुत देर हमारी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये अलग मिजाज के आदमी है। इन्होंने हमसे कहा कि मैं बनूं, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि बोकारो के मंजूर अंसारी को आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाएं। तो मुझे हैरत भी हुई और मुझे फख्र भी हुआ कि एक इंसान ऐसा भी है कि जो खुद कुर्बानी देकर के कह रहा है कि नहीं, ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा भागने दौड़ने वाला इंसान है, आप इसके बारे में सोचें तो अच्छा हो। अनवर साहब से उस दौरान से मुलाकात है। मैं बुनकरों के बीच में खड़ा हूं, मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा और लफ्फाजी वाली कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं बुनियादी बातों पे बात करूंगा। सबसे पहले मौलाना साबिर साहब ने और जमील अख्तर साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ मांग अपनी रखी है जो बहुत जायज है, और उसके लिए जिस भी मोर्चे पर आवाज उठानी पड़ेगी, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मैं बहुत पुख्तगी के साथ उस पर आवाज उठाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। एक चीज आपको माननी पड़ेगी
आपने बहुत सियासी लोगों को भी देखा है और बहुत सियासत भी देखी है। लोग आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं इससे पहले आपके बीच में कभी नहीं आया, लेकिन जिस दिन मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, आपकी दुआओं ने, आपकी गुमनाम दुआओं ने मुझे जब पार्लियामेंट में पहुंचाया, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया, तो जब मुझे बोलने का दूसरा मौका मिला, जब पहला मौका मिला तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस का मुद्दा उठाया, जेएनयू के नजीब का मुद्दा उठाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, जामिया के बच्चों का मुद्दा उठाया। और जिस दिन मुझे दूसरी बार मौका मिला बोलने का, उस दिन मैं उपराष्ट्रपति महोदय के पास गया और मुझे कहा 0 आवर में मुझे 3 मिनट बोलने के लिए चाहिए, बहुत जरूरी एक मुद्दा है, बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है। जो सुबोधकांत सहाय साहब इस बात को समझते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा ऐसा जरूरी विषय है जिस पर तुम इतना जोर देकर के कह रहे हो कि मुझे समय चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे 3 मिनट का समय चाहिए ही चाहिए, मुझे 0 आवर पे बात करनी है। तो बोले कौन से विषय पे बात करोगे? तो मैंने कहा सर मुझे बुनकरों पे बात करनी है। तो बोले ये एक अलग विषय है, इतना इसको 0 आवर में मत उठाओ, कभी जब पार्टी का समय मिले तो उसमें बोलना। मैंने कहा नहीं सर, मेरे लिए ये सबसे जरूरी विषय है, मुझे इस पे आवाज उठानी है, मुझे इस पे बोलना है। और जब मुझे 3 मिनट का वक्त मिला तो आपने देखा कि मैंने कोशिश की कि हिंदुस्तान का वो बुनकर समाज जो कृषि के बाद इस देश को सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उस बुनकर समाज के बारे में मैंने पूरी कोशिश से, पूरी हिम्मत से, तब मैं आपके बीच में आया भी नहीं था। हमारा आपसे कोई डायरेक्ट में खड़ा हूं मैं, 2 तारीख को मालेगांव जा रहा हूं बुनकर सम्मेलन के लिए। मालेगांव में 50,000 से ज्यादा बुनकर उस सम्मेलन में होंगे। उस दिन मैं उनसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो समाज जो हमारा ही है, वो समाज जहां से उठ करके हम आए हैं, वो समाज जिसकी खुददारी पूरी दुनिया अच्छा दिन तलाशने आप निकले हो भाई। तो मैं उनसे, सरकार से कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के। अभी तक आप संवाद में बैठे थे, थोड़ी देर मेरे रंग में आ जाइए, पीछे लोग बैठे उनकी भी शिरकत हो। थक तो नहीं है आप? नहीं, के लोग इतनी जल्दी तो नहीं थकते होंगे, झारखंड के लोग इतनी जल्दी कहां थकते हैं। मुझे एक बार एक शख्स ताली बजा करके वो माहौल देके मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी तारीफ करूंगा। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और किसी साथी ने आते हुए कहा था कि कल आपने जो कर्नाटक वाला एक नज्म सुनाई थी, उसका एक बंद जरूर सुना दीजिएगा। मैं सुना देता हूँ, इधर भी जो साथी खड़े हैं आप सब की भी शिरकत हो थोड़ी सी। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मेरे साथ जुड़ेंगे तो और जुनून से, जोश से सुना सकूंगा। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। जब कन्याकुमारी से चले थे हम लोग
डिग्री, 32 डिग्री, 38 डिग्री, और जब हम कश्मीर पहुंचे थे तो -4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में सब कुछ बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था राहुल गांधी जी का लिबास। 35 डिग्री टेम्परेचर और माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिर रही हो, सब कुछ बदला, लेकिन उस शख्स का इरादा नहीं बदला, उस शख्स का हौसला नहीं बदला, उस शख्स का जुनून नहीं बदला। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। आप तैयार है ना यहां से पीछे तक? अगला जो मिसरा है वो सच्चा लगे तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे, पहुंचाइए इन मिसरों को दिल्ली तक कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मैं देखा उस शख्स के किरदार को करीब से, उनके बारे में बहुत नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अलग, और एक जिद है, वो जिद ही है कि उस आदमी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो आज भी खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला के पूछ रहा है कि बताओ अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हैं वो किसके हैं? ये हिम्मत है राहुल गांधी की। कभी किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि कागज में जब आग लगती है तो सादे कागज जल्दी जल जाते हैं, लेकिन जिन कागजों पर कुछ लिखा होता है वो एहतजाज करते हुए चलते हैं। तो मैं जानता हूं कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कुर्बानियों वाला खून है, वो राजीव जी का खून है, वो इंदिरा जी की नस्ल का खून है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून है। इसलिए वो जल्दी झुकने वाला और डरने वाला शख्स नहीं है। मैं एक आखिर में आप छोटी सी नज़्म आपको और सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भारत जोड़ो सम्मेलन, मुझसे किसी ने कहा एक दिन, अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, अनवर साहब के पास भी ऐसे फोन आते होंगे, मुझे भी आते हैं। किसी ने कहा कि इमरान साहब ये कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू कर दिया आपने, कहां बुनकरों के बीच में जाएंगे, अब आप बुनकरों के नाम पर सियासत करेंगे? तो मैंने कहा भाई बुनकरों के नाम पर सियासत आपने की है, मैं तो काम करने के लिए उनके बीच में जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनके बीच में जाऊं और उनको सुनूं। मुझे याद आता है जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया जो छोटा सा परिंदा होता है वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के तालाब पर गई और तालाब में जो अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी, 2 बूंद 3 बूंद, उसने अपनी चोंच में वो पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई जंगल के और उस चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई और फिर 2 बूंद पानी लेकर आई, दहकती हुई आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर तालाब से पानी लेकर आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस का एक जंगल था, उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब समझना, अनवर का जवाब समझना। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि जब आने वाली सदियों में जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के तहत निकले हैं, हम उस कोशिश के तहत आपके बीच में आए हैं। हमारी कोशिश है भारत को जोड़ने की, हमारी कोशिश है एक एक
दिल तक पहुंचने की। और हमें पता है कि वो तबका जो सबसे ज्यादा मुतासिर है, जो जीएसटी की मार झेल रहा है, जो धागे की मार्केट है उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो बर्बाद हो रहा है, जो नेपाल बांग्लादेश के रास्ते, चाइना के रास्ते जो डंपिंग हो रही है यहां पर, उसकी मार झेल रहा है। उस बुनकर उद्योग को बचाने के लिए कुछ सरफिरे लोगों को निकलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उसका हल भी निकलेगा। मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना करके फिर आपसे विदा लेता हूं। मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको कौन सी नज़्म सुनाऊं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बहुत सारे जख्म, बहुत सारे दर्द आप सब हर दिन देखते भी रहते हैं। मैं आखिर में नजीब वाली सुनूं? अच्छा, कौन सा? चलिए, मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको वाकई क्या सुनाऊं। मैं सुना देता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। शायर का केवल बोल रहा है इशारों में कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से, तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी बरामद आजमाइशों से, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, लहू लहू इनकलाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर की खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे। बहुत शुक्रिया। कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।